चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक सिंगल प्लेट क्लच है, ठीक है। मैंने पहले बताया सिंगल प्लेट क्लच होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है। सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, जिस केवल एक ही प्लेट होती है क्लच की और उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग एक ही प्लेट में होता है। मल्टी प्लेट क्लच में मल्टी प्लेट क्लच में बहुत सारी क्लच की प्लेट होती हैं, ठीक है, और दोनों को और सबको एक साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। तो उसमें सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था। सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, बड़े व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर स्पेस का कोई कहीं कोई यूज नहीं है, मतलब स्पेस कितना भी स्पेस ले सकते हैं। तो मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है कि स्पेस हमारे ऊपर लिमिटेड स्पेस होता है, हम ज़्यादा उसको रेडियल स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, 2 पहिया व्हीकल हो गए ना, या 3 पहिया व्हीकल हो गए, इनमें स्पेस का रेडियल स्पेस है वो हमारे लिए कम होता है। तो उस चक्कर में कॉम्पैक्ट जहाँ पर कॉम्पैक्ट सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ पर हमें मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ करना पड़ता है। मल्टी प्लेट क्लच में क्या उससे क्या डिसएडवांटेज है, मल्टी प्लेट क्लच के डिसएडवांटेज ये हैं कि जितने ज़्यादा क्लच प्लेट होंगी उतनी ज़्यादा वो एक दूसरे से घिसेंगे। हीट क्या कहते हैं, डिसिपेशन होगा, हीट का फालतू की हीट उसमें से निकलेगी। तो उसको कम करने के लिए हम उसमें लुब्रिकेशन करते हैं, ऑयल लुब्रिकेशन डालते हैं। ऑयल लुब्रिकेशन क्या होता है, ऑयल लुब्रिकेशन डालेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो घटेगा। वो घटने से हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क कम होगा। फ्रिक्शनल टॉर्क कम होने से हमारी जो पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो क्लच प्लेट जो जिस प्रिंसिपल पे आधारित है वो ये है कि फ्रिक्शन के जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन। यहाँ समझ गए, तो जितना कम फ्रिक्शन फोर्स उतना कम पावर ट्रांसमिशन। सिंगल प्लेट क्लच में ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ एक ही प्लेट होती है तो वही पावर ट्रांसमिट करती है, वही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करती है, बस। तो सिंगल प्लेट क्लच हैज ए फ्रिक्शन डिस्क विद इनर एंड आउटर रेडियाई, ठीक है, 20 mm और 40 mm। देखो मैं बनाता हूँ फ्रिक्शन डिस्क, देखो ये बना दिया, और ये ठीक है, ऐसे है। ये है 20 mm और ये है 40 mm। ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन लाइनिंग, मतलब फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है। सच द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रेडियली, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना जो यहाँ पर ये फ्रिक्शन लाइनिंग है ये वेरी कर रहा है, रेडियली वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो ये जैसे मैं यहाँ पर एक ये मैंने कोई एक पार्ट ले लिया फ्रिक्शन लाइनिंग का, एलिमेंटल पार्ट फ्रिक्शन लाइनिंग का मैंने एलिमेंटल पार्ट ले लिया। तो ये जो यहाँ आर और कितना थिकनेस है dr, तो जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना ये वेरी कर रहा है 0.01 r, रेडियली वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंटल पार्ट ले लिया इस फ्रिक्शन लाइनिंग का, r इज mm, क्लच नीड्स टू बी ट्रांसमिट ए फ्रिक्शन टॉर्क ऑफ क्लच 18.85। इसने फ्रिक्शनल टॉर्क हमको दे दिया कि ये जो क्लच जो है इतना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है 18.85 न्यूटन मीटर का। एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी UPT, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के मैंने आपको बताया 2 थ्योरी हम क्लच में निकालते हैं डिजाइन करते समय, या तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी नए क्लचेस के लिए अप्लाई करते हैं और जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है वो पुराने क्लचेस के लिए। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, इस पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हमको प्रेशर ऑन द डिस्क निकालना है, ठीक है, कितना डिस्क पे प्रेशर लगा। क्योंकि देखो ड्राइविंग शाफ्ट ऐसा रोटेट कर रही है, ड्रिवन शाफ्ट यहाँ पर रुकी हुई है, ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट कर रही है
तो पीछे से एक एक्सेल लोड लगेगा, तभी तो ये ड्राइविंग शाफ्ट इससे अटैच होगी, इससे इंगेज होगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ से एक्सेल लोड लगा, इस पर प्रेशर लगा, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा? तो ये जो प्रेशर लगा वो हमको निकालना है, कितना प्रेशर लगा, क्योंकि अब म्यू जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेडियली फ्रिक्शन डिस्क पे वेरी कर रहा है। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फ्रिक्शन डिस्क है। तो एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हमको निकालना है। तो मैं इस एलिमेंटल मैंने एलिमेंटल जो पार्ट लिया है, इस पर कितना एक्सेल लोड लगा। ठीक है, पहले मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ, कितना एरिया होगा इस एलिमेंटल डिस्क का। डी ए कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने सर्कमफ्रेंस और थिकनेस डी आर। तो डी ए, तो इस एलिमेंटल का जो ये मैंने पार्ट लिया है, इसका कितना एरिया हो गया, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब इस पे लोड कितना लगा, इस पे कितना लोड लगा, कितना लोड लगा इस पे, तो कितना लोड लगा, लोड ऑन एलिमेंटल डिस्क P प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर तो यूनिफॉर्म ही होगा पूरे उसमें। ठीक है, तो प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, 2 पाई आर डी आर। देखो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर यूनिफॉर्म, इस डिस्क पे यूनिफॉर्म प्रेशर, तो पूरे एरिया में यूनिफॉर्म सेम प्रेशर P लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर P यूनिफॉर्म है, तो और 2 पाई आर डी आर इस एलिमेंटल का। ठीक है, तो लोड मैंने निकाल दिया, क्या होता है, F क्या होता है, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, तो 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब यहां से इस पे इस लोड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, वो क्या लगेगा, ये W हो गया। जैसी, क्योंकि देखो जैसे हम यहाँ से एक्सेल लोड लगाएंगे W, जैसी वो इंगेज हुए दोनों, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो फ्रिक्शनल टॉर्क देता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क आता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ऑन एलिमेंटल, तो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू W। म्यू कितना है, म्यू P 2 पाई आर डी आर। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, पर म्यू हमको कितना दे रखा है, 0.01 आर। तो यहाँ पे हम 0.01 आर 2 पाई आर डी आर और P। ठीक है, तो ये तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया F, है नहीं। अब यहां से तो अब निकालेंगे हम फ्रिक्शनल टॉर्क। तो फ्रिक्शनल टॉर्क कैसे निकलेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क होगा DTF। ठीक है, DTF क्या होगा, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया है DF मल्टीप्लाइड बाई R। ठीक है, R होगा ना, जैसे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इस पे फ्रिक्शनल टॉर्क कितना लगेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क कितना लगेगा DTF, इस पे इस एलिमेंटल पे टॉर्क क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस R। ठीक है, तो R, ये R हो गया। तो यहाँ से DTF कितना आया, देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ये कितना है 0.01 R 2 पाई R P R D R। ये हो गया फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, अब इस एलिमेंटल का
इस एलिमेंटल पार्ट का फ्रिक्शनल टॉर्क हो गया ये, ठीक है। तो पूरे का ये जो पूरा फ्रिक्शन लाइनिंग है इसका कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आर आई से लेके, ये आर आई है, ये आर नॉट है, तो इनर रेडियस से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट। तो यहाँ से डी टी एफ फिक्स टोटल कितना आएगा, आर आई से आर नॉट तक इंटीग्रेट कर देंगे टी एफ को, तो कितना आएगा, आर आई से आर नॉट तक। तो पहले 2 पाई पी 0.01, 2 पाई पी 0.01, आर 3 आर है तो आर क्यूब डी आर, ये सब कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये 2 पाई पी 0.01, तो ये आर आई आर नॉट आर क्यूब डी आर, तो ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई पी 0.01 आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आर आई आर नॉट। तो यहाँ से ये आएगा 2 पाई पी 0.01 आर नॉट की पावर 4 माइनस आर आई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा। तो हमको यही निकालना है, हमको निकालना है प्रेशर निकालना है हमको, P यूनिफॉर्म प्रेशर P। तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमको दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ से हम रखेंगे फ्रिक्शनल टॉर्क कितना दे रखा है, 18.85 न्यूटन मीटर में है, तो मैं mm में कर देता हूँ। प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है। और आर नॉट हमको दे रखा है, आर नॉट कितना दे रखा है, देखो आर आई हमको दे रखा है 20 mm और आर नॉट हमको दे रखा है 40 mm। तो 40 का 4 20 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालूँ तो कितना आएगा, सॉल्व करो। ये कितना आया, 0.5 मेगा पास्कल, ठीक है। कितना आया, 0.5 मेगा पास्कल। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी थी, तो प्रेशर यूनिफॉर्मली पूरे फ्रिक्शन लाइनिंग पे यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा P, ठीक है। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा वेरी कर रहा था, तो इसलिए हमको ये एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ा, और इस पे फिर इस एलिमेंटल पार्ट पे हमको लोड निकालना पड़ा, कितना लोड लगा, और फिर उसके बाद हमको इस पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ा इस एलिमेंट पार्ट पे। फिर इसी एलिमेंटल पार्ट पे फ्रिक्शनल टॉर्क कितना जनरेट हुआ, ठीक है। और फिर टोटल कितना हुआ, फिर ये तो एलिमेंटल हो गया, एलिमेंट इस, तो टोटल कितना इस पूरी फ्रिक्शन लाइनिंग पे आर आई से लेके आर नॉट तक कितना हुआ, उसके लिए फिर हमने इंटीग्रेट किया आर आई से लेके आर नॉट तक। तो आर आई से लेके आर नॉट तक फिर हमने इंटीग्रेट किया, फिर हमारा यहाँ से प्रेशर निकल के आया 0.5 मेगा पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ब्रेक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि द स्कीमेटिक ऑफ एन एक्सटर्नल ड्रम, देखो ये ड्रम है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इंगेजिंग विद ए शॉर्ट शू, यहाँ पर इंगेज हो रखा है शॉर्ट शू से। शू इज माउंटेड एट पॉइंट वाई, यहाँ माउंट है, ऑन ए रिजिड लीवर, ये जो लीवर है ना यहाँ पर, इससे माउंट है ये, ठीक है।
रिजिड लीवर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये लीवर है, रिजिड है। एट पॉइंट एक्स हिंज, जहाँ पर ये एक्स पॉइंट पे हिंज है। फोर्स एफ, यहाँ पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया एट द फ्री एंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ये शू और ड्रम 0.3 दे रखा है। और ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई ऑन द ड्रम, तो ये ब्रेकिंग टॉर्क कितना, जैसे हम यहाँ पर जेड पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स से यहाँ पर शू, जो ये शू है और ड्रम के बीच में एक ये इंगेज होते हैं। फिर जब ये इंगेज होते हैं तो ये जो ड्रम है ना, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस ये जो ड्रम है जब ये इस शू से इंगेज होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इनके कांटेक्ट पे आएगा, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस ड्रम के अपोजिट एक टॉर्क देगा जो इसके रोटेशन को शून्य करेगा, जीरो करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक रोटेशन बंद हो जाएगा। तो वो जो टॉर्क अप्लाई करेगा उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग टॉर्क, जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ गए हैं, ठीक है। तो हमको ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई करना है, तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। देखो ये ड्रम हो गया, ठीक है, ड्रम हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट आएगा, और जो ये शू इस पे लोड लगा रहा है, नॉर्मल लोड ऐसे लगेगा, ठीक है। ये तो ड्रम का हो गया। अब मैं शू की बात करता हूँ। शू पे क्या होगा, ये ऐसे, ये शू है मान लो, ठीक है। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट होगा। अब देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ड्रम, और ये जो ठीक है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा इसको, तभी तो रुकेगा, तो रुक गया। और ये नॉर्मल लोड इस पे डाउनवर्ड लग रहा है तो इस पे अपवर्ड लगेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। अबाउट इस हिंज्ड के अबाउट मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा तो मैं ये एफ एफ लगा और ये नॉर्मल लोड एन लगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लीवर है और ये यहाँ पे जो शू है, ठीक है, और ये इसकी ड्रम का नहीं लगा रहा हूँ, केवल ऊपर वाले पोर्शन का मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से जो एफ है, एफ 100 न्यूटन है। अगर मैं समीशन ऑफ एम अबाउट पॉइंट एक्स 0 ले लूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, तो एफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस एफ। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। कितना डिस्टेंस है एफ से लेके यहाँ तक, 300 mm में, ये सब mm में दे रखा, तो 0.3 मैंने मीटर में ले लिया। अब देखो ये नॉर्मल लोड n, जो ये n लगा है यहाँ पर शू पे, ठीक है, तो ये क्या देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, तो ये प्लस n मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना है 200, मतलब 0.2, ठीक है। अब ये देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ, ये जो एफ एफ लगा है ये क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो माइनस एफ एफ कितना है ये, इसका डिस्टेंस 300 mm, मतलब 0.3, और तो नहीं है, यही है, तो इज इक्वल्स टू 0। एफ एफ क्या होता है, म्यू एन, नॉर्मल लोड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कितना दे रखा है 0.3 n, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस वाला टर्म मैंने उस साइड पहुँचाऊँगा तो कितना आएगा, ये 100 न्यूटन 0.3 मतलब 30, तो 30 उस साइड आएगा, ये हो गया 0.2 n माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 n इज इक्वल्स टू 30। तो ये कितना आया, n का वैल्यू यहाँ से कितना आया,
एन का वैल्यू यहाँ से आया 272.72 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 0.3, कितना आया ये आया 54.545 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रम का रेडियस कितना है 100 mm, मतलब 0.1। तो कितना आया ये फ्रिक्शनल फोर्स हमको 54.545, ये आया 5.45 न्यूटन मीटर। ना फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ड्रम का रेडियस दे रखा है एफ म्यू एन। अरे हाँ दोस्तों, ये आया 272.72। कैलकुलेशन मिस्टेक, मैंने 0.2 ले लिया था, तो ये आया 81.816 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर जब 81.86 न्यूटन रखेंगे, 81.816 0.1, तो ये कितना आया 8.18 न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है।